अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पावर शो में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, कल जुम्मा था, आज हफ्ता है और ये दोनों दिन एक बार फिर से मुस्लिम लीग नून के लिए भारी साबित हुए और एहतजाज तक नौबत आ गई कल के दिन तो। और फिर स्पेशल सीट्स का जो मामला था उसमें भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला और आज इद्दत निकाह केस में भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहाई मिल गई, जिसके बाद अदालत ने कहा कि अगर किसी दूसरे केस में इनकी गिरफ्तारी नहीं डलती, मतलूब नहीं है, तो इनको फौरी रिहा कर दिया जाए। जैसे ही ये खबर आई और फ़ौरन से नैब की टीम उठी और पहुंच गई अडयाला जेल के बाहर और पहुंचते ही दोबारा से गिरफ्तारी डाल दी और फिर से चेयरमैन पीटीआई, जो कि बानी चेयरमैन पीटीआई थे, उनको एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। केस ये था कि तोशा खाना के जो तहाइफ हैं उनको जो है वो कम कीमत पर हासिल किया और उनको जो है वो अपने पास रखा और जिस बुनियाद पर हम इनको जो है वो गिरफ़्तार करते हैं। और कानून ये कहता है कि 30,000 से ज़ायद के ऐसे इनामात हैं जिनको जो है वो अपने पास आप नहीं रख सकते, जो तोशा खाना से आपको मिलते हैं। 30,000 से कम जितने भी हो आप अपने पास रख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे 30 के 34 के करीब ऐसे तहाइफ थे जो कि बानी पीटीआई ने अपने पास रखे हुए थे और जिसकी बिना पर उनको गिरफ़्तार किया गया। मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने तहाइफ का क्या करना था उन्होंने कि हर बार तहाइफ में फंस जाते हैं और अपने पास इतने ज़्यादा तहाइफ जो है वो रखे हुए हैं। बहरहाल गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इद्दत निकाह केस के हवाले से, जिसमें जो है वो आज उनको जो है वो रिहाई का परवाना मिला और जो है वो मामलात जो हैं वो सबके सामने हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ चौधरी साहब, सीनियर वकील हैं। इनसे कानूनी नुक्ता नज़र इस पर जानते हैं कि आज के केस के हवाले से क्या मामलात थे, क्या मुहर्रकात थे, किन बुनियादों पर जो है वो आज रिलीफ मिला गया और किन बुनियादों पर जो है वो इस केस का फ़ैसला सुनाया गया, या फिर वो जो कि पहले इस केस का जो है वो फ़ैसला आया था क्या वो ठीक था, या फिर जो इस केस का फ़ैसला अब आया है वो था, या फिर खावर मानिका ने बिला वजह केस किया हुआ था, इसके अंदर कुछ था ही नहीं है। तमाम सवालात हैं जो कि आरिफ चौधरी साहब आपसे पूछते हैं। सबसे पहले तो आप खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू। अच्छा आरिफ चौधरी साहब, एक अहम केस था, एक अहम मौजू था कि जिस पर जो है वो फैसला आना और फिर हसास मौजू भी था कि इस पर फैसला आया। अब इसमें बाइज़्ज़त बरी किया गया और 28 सफ़ात पर तफसीली फ़ैसला जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि खावर मानिका ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सके और साबित भी नहीं कर सके इन तमाम मामलात को। सबसे पहले तो ये बताइए, आपकी नज़र में ये फ़ैसला आज का आना और रिहाई मिलना कैसा है? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि ये केस बिल्कुल बनता ही नहीं था। कानूनी तौर पर इस तरह का केस रजिस्टर ही नहीं होना चाहिए था और ये बात मैं तन्हा नहीं कह रहा, बल्कि दुनिया के बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पे उलमा और मुहक्किकीन और जो वकला हैं, उनकी नज़र में भी ऐसी बात थी। लेकिन और ख़ास इसलिए कि इसमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि ये राइट ऑफ प्राइवेसी ऑफ ए वुमन, ये उससे इसका ताल्लुक है। क्योंकि औरत जो है वो खुद अपने बारे में ये बता सकती है कि उसकी इद्दत पूरी हुई है या नहीं हुई। इसके अलावा किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि वो अपने बारे इस तरह, क्योंकि इस्लाम ने भी ये जो इद्दत का तस्वर रखा है बुनियादी तौर पर इसलिए रखा है कि डिटरमिन हो सके, अगर यानी कुछ वक्त माहवारी का जो है वो ख़त्म होने के बाद टाइम दिया जाए ताकि पता चल सके कि अगर कोई यानी बच्चा पैदा होने की इम्कानात हैं तो उसके बच्चे की बल्दियत का पता चल सके, डिटरमिन की जा सके। तो इस यहाँ तो ऐसी सूरत हाल बिल्कुल थी नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो सज़ा दिलवाएगी, पहली बात केस का रजिस्टर होना इंतकाम के अलावा कोई बात नहीं थी, और दूसरी बात यह है कि जब सज़ा दिलवाई गई तो सज़ा भी इस अंदाज में दिलवाई गई कि जिस तरह आप किसी के सर के ऊपर कुछ ले के खड़े होते हैं तलवार और कहते हैं भी करो भाई सज़ा दो, इन हालात में सज़ा दी। और जब ये ऐसी मजबूरी होती है तो सज़ा देने वाले भी फिर कहते हैं कि अच्छा भी लो फाड़ लो, फिर सज़ा दे दी दीजिए। और सज़ा फिर देते वक्त उन्होंने कानून की वो तमाम रिक्वायरमेंट्स, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स जो थी वो भी पूरी नहीं की। इस वजह से ये सारा केस जो है, जब पहले फैसला आया है तो उसके बाद हर शख्स ये कह रहा था जिसका ताल्लुक कानून से है, जिससे पढ़ा था इसको, वो कह रहा था कि ये केस जो है ये अदालत में जाके अपील में नहीं रह सकेगा, और ऐसा ही हुआ। क्योंकि खावर मानिका, देखे आज भी अदालत ने जो अपने फैसले में लिखा है कि 6 साल तक खामोश रहा। इससे ज्यादा क्या बात हो सकती है कि एक शख्स, उससे ज्यादा तो कोई बंदा इफेक्टेड था नहीं, यानी वो खामद था साबिक,
तो अगर वो उसे कोई ग्रीवेंस था और वो ये समझता था कि इद्दत यानी पूरी नहीं और निकाह जो है उससे पहले हो गया है, तो ये फॉर 6 इयर्स वो बिल्कुल खामोश रहा। और उससे पहले जो उसने बयानात दिए वो सारे के सारे अपनी बीवी की तहारत, उसकी अजमत और उसकी पाकीज़गी के बारे में दिए, और कहा गया कि इतनी नेक और इतनी फरिश्ता सीरत औरत है। और फिर गवाह यानी वो मौलवी साहब जो थे उनका बयान, और कोई स्टैंड नहीं कर सका अपने पाँव पे वहाँ। तो ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि अदालतें जो है उन्होंने तो कानून के मुताबिक फैसले करने होते हैं, और जब कानून की पाबंदी ना। जी आरिफ साहब, इसमें एक चीज़ मैं ऐड ज़रूर करना चाहूँगा। आपने जिक्र किया कि पहले वो कस्में उठाते थे अपनी बीवी के पारसा पाक होने की, लेकिन उसमें एक चीज़ ये भी हमें नोट करनी चाहिए कि जिन सालों में वो चुप रहे उन सालों में हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बानी PTI ही थे और उनसे ही उनकी बेगम की शादी हुई थी। तो वो किस तरह से बोल लेते, हो सकता है प्रेशराइज करवा के बयान उनको दिलवाया गया हो। कानून में इस तरह की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि ये कहा जाए। आपको पता होगा कि उदैबिया केस जो था उसको इस बुनियाद पे चीफ जस्टिस मौजूदा हमारे जो हैं उस वक्त जज थे सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने खारिज कर दिया था कि ये लिमिटेशन के पॉइंट पे। हालांकि उसमें सारे के सारे सर्कमस्टांसेस जो थे वो ये थे कि वो लिमिटेशन बाकायदा इस वजह से कि गवर्नमेंट ऑफ द टाइम जो थी वो किस तरह इजाजत दे सकती थी कि उनके खिलाफ वो केस चल सकता। तो इसमें तो गुंजाइश नहीं होती किसी तरह की। और ख़ास तौर पे ये राइट जो है इसके बारे में तो कहीं भी वो अगर प्रेशर भी हो तो कम अज़ कम जाके कोई शिकायत तो कहीं दर्ज करा सकता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के कत्ल से ज़्यादा क्या बात हो सकती थी कि वो उन हालात में भी जाके, जब हालात मुवाफिक नहीं थे उस वक्त भी उन्होंने FIR तो लिखवा दी। तो ऐसा नहीं है कि कोई कह सके कि जी 6 साल तक खामोशी जो है उसको कोई यानी उसकी सज़ा ना हो। सज़ा इन द सेंस कि उसका एडवर्स इफेक्ट ना हो। तो मैं इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि कोई ऐसी शहादत यानी नहीं थी। और दूसरा यानी मतलब है कि मेडिकल ना करवाए। आपको एक बात बड़ी कानूनी में अर्ज कर दूं, एक औरत की मर्जी के बगैर उसका मेडिकल भी नहीं करवाया जा सकता। इवन अगर किसी को ये हो कि जी प्रेगनेंसी यानी मतलब कहे कि जी खातून जो है उसने बच्चा गिरा दिया है रैम से, या कोई प्रेगनेंसी वगैरह का भी वो खातून की मर्जी है। अगर वो इजाजत अगर वो इजाजत ना दे तो नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा मामला तो ये बहुत ज़्यादा हसास है, इसमें शरई पहलू भी लागू होते हैं और जो हमारे मुल्क का कानून है वो भी लागू होते हैं। बुशरा भी बार बार इस चीज़ को बाबर करवाती रही कि अप्रैल 2017 में तलाक हुई और ज़ुबानी तलाक हुई, और लेकिन जो खबर मानिका ने जमा करवाया उन्होंने कहा जी कि अक्टूबर में तलाक हुई 2017 में और रिटर्न तलाक मैंने उस वक्त दी है। अब यहाँ पर शरीयत तो कहती है कि ज़ुबानी तलाक हो जाती है, लेकिन कानून के मुताबिक जो हमारा कानून कहता है, कानून तो रिटर्न मांगता है बस। तो कुछ ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए कि तमाम पहलुओं को देखते हुए कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, जो अब तक कानून है उसमें तलाक का तरीक़ेकार जो है वो वही है कि यानी खामद अगर तलाक देना चाहता है तो वो बाकायदा आर्बिट्रेशन काउंसिल को कहेगा और नोटिस देगा और फिर वो 90 दिन के बाद मौसर हो जाएगी। लेकिन अगर खामद पे कहा जाए कि इसने मुझे ज़ुबानी तलाक दे दी थी और उसकी तरदीद ना आए तो फिर उसमें बात मानी जाएगी। अभी भी मैं एक केस कर रहा हूँ जिसमें खामद ने बाकायदा एडमिट किया है कि यूनियन काउंसिल में उसने नोटिस भेजा, बराह रास्त उसने अपनी बीवी से टेलीफोन पे बात की और उसने कहा जी तलाक हो गई। बीवी ने कंटेस्ट नहीं किया उस बात को और खामद ने कह दिया वो तलाक होगी। तो बात ये है कि ये मामला तलाक। अच्छा आरिफ साहब, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, और उसके साथ ये नथी हो जाएगी चीज़। तारीख की आपने बात की, तो तारीख क्या लागू होगी जब रिटर्न लिखा जाएगा? वो जो ज़ुबानी तलाक दी थी या तब की जब वो रिटर्न लिखा गया था? कानून क्या कहता है इस बारे में? करूं कि इस सारी सूरत हाल में तो मेरे ख्याल रिटर्न की जरूरत थी नहीं। रिटर्न की भी इसीलिए गई है कि बाकायदा केस बिल्ड करना था। अदरवाइज तो वो ऑलरेडी ये इसे कहते हैं इम्प्लाइड कॉन्सेंट, यानी जब आप किसी चीज को कंटेस्ट नहीं करते, आप उसको यानी शादी हो गई और वो खामोश रहे, तो उन्होंने वर्चुअली वो इस बात को तस्लीम कर दिया कि ये बाकायदा इरेगुलर मैरिज नहीं थी, रेगुलर मैरिज थी और ये
वो तमाम रिक्वायरमेंट जो कानून की और शरीयत की थी वो पूरी कर दी गई थी। इस वजह से इतलाक यानी शादी होने के बाद इसको चैलेंज इस बुनियाद पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर उन्होंने करना था तो वो सारा, इसीलिए ये 6 साल की मुद्दत बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी हालात की बात नहीं है, 6 साल की मुद्दत इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत सारी वो चीजें हो गई। मतलब आप देखें ना, शादी वो दूसरी हो गई, और अगर ऐसी सूरत हाल होती है कि बच्चे भी हो जाते हैं, बाकी और चीजें हो जाती हैं, तो इसलिए जरूरी ये है कि फौरी तौर पर जब ऐसी इर्रेगुलर मैरिज होती है जिसमें इद्दत नहीं पूरी हुई होती, तो उसी वक्त उसका नोटिस लेना और उसमें जाके केस करना जरूरी होता है कि भाई ये तो इद्दत पूरी नहीं हुई थी और हम आपस में रिकनसाइल भी कर सकते थे। यहाँ तो 6 साल तक रिकनसाइल वाली बात भी नहीं हुई किसी तरह। अच्छा आरिफ साहब, क्विकली इसका जवाब दीजिएगा, फिर हमारे जुल्फ़िकार बदर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है कि क्विकली बता दीजिएगा कि क्या इस तरह के हसास मामलात जो होते हैं जिसके साथ शरीयत भी इन्वॉल्व होती है, तो शरीयत कोर्ट का केस नहीं बनता था? ये शरीयत कोर्ट में ही लड़ लिया जाता है इसको, तमाम पहलुओं को देखते हुए? नहीं, शरीयत के ये केस बिल्कुल फौजदारी तो था ही नहीं। शरीयत का भी केस इसलिए नहीं बनता था कि वफाकी शरई अदालत में जाने के लिए, यानी कोई ऐसा कानून, देखो ना, ज़ाब्ते में अगर ये जुर्म होता इस तरह का, तो फिर जाके उस मुकदमा दर्ज होता, और जिन केसेस का शरीयत वफाकी शरई अदालत में केस जाते हैं, वो केसेस बुनियादी तौर पर उनके लिए कानून मौजूद है कि ये केसेस जो हैं ये दर्ज होंगे इसमें, और इनका ट्रायल जो है वो ठीक है। जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, स्पोक्स पर्सन है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के। बदर साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहेंगे सर। आज एक फ़ैसला आया बड़ा और इद्दत निकाह केस में बरी कर दिया गया बानी PTI को। सबसे पहले तो ये बताइएगा किस तरह से देखते हैं आज के फैसले को? बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, ये अदालती फैसला है, अदालत जो भी फैसला करती है हम उसको एहतराम की निगाह से देखते हैं। इसके अंदर देखना ये है कि अगर इसमें लीगैलिटी थी, इसमें गुंजाइश थी बरी करने की, तो उन्होंने बरी कर दिया। तो अदालतों के फैसले के बाद मेरा ख्याल से उसके ऊपर कमेंट करना ये मुनासिब चीज नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो हम यही समझते हैं कि जो भी फैसला है हमें उसको एहतराम की निगाह से देखना चाहिए। ठीक है। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, दोबारा से एक बार जो है वो गिरफ्तारी डाल दी गई है, एक के बाद एक गिरफ्तारियां डलती जा रही हैं कि आज जज साहब ने बोला कि अदालत के बाद इनको जो है वो बरी कर दिया जाए, किसी और केस में ये इन्वॉल्व नहीं है, तो साथ ही नैब की टीम दोबारा पहुँच गई और तोशा खाना केस में गिरफ्तारी डाल दी। ये गिरफ्तारियों का सिलसिला आपके ख्याल में कब तक चलता रहेगा? देखिए, ये तो अब हुकूमती जो लोग हैं या जो केसेस बने हुए हैं उन्होंने ही बताना है कि कौन कौन सा केस है, कौन कौन सा नहीं है। तो लिहाजा ये मैं तो इस बात पे कमेंट नहीं कर सकूंगा कि गिरफ्तारियों का सिलसिला कब तक चलेगा और कब तक नहीं चलेगा। लेकिन अभी तो फिलहाल यही नजर आ रहा है कि ये चीजें ऐसे ही चलनी है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि कल एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई और स्पेशल सीट्स का जो मामला था उसके बाद सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटेंस हो गई है असम्बली के अंदर, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बराह रास्त इन्वॉल्व हो रही है नज़र आती है, और आपकी भी जाहिर सी बात है सीटें कम हुई हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या वाकई आप समझते हैं कि ये वफाकी हुकूमत को एक बहुत बड़ा धचका है जो स्पेशल सीट्स का मामला था? इसमें सिर्फ ये है कि जो स्पेशल सीट एक्स्ट्रा मिल रही थी वो एक समझें कि क्या प्रिविलेज था। अगर वो नहीं मिलेंगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमती मेजॉरिटी कम हो जाएगी या पीपल्स पार्टी और हुकूमत की जो इत्तेहादी हैं सारे मिलके हुकूमत को कोई नुकसान पहुंचेगा, ऐसा नहीं है। इसमें ये सिर्फ है कि जो इंटरेस्टिंग चीज है वो अपीलेंट कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई, वो सुप्रीम SIC की तरफ से डाली गई और रिलीफ जो है वो PTI को दिया गया। मैं तो एज ए लॉयर इस चीज को, स्टूडेंट ऑफ लॉ, इस चीज को देखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जब आप लॉ लीगल रिलीफ लेने जाते हैं अपीलेंट कोर्ट के अंदर, तो वहां पे उतना ही रिलीफ दिया जाता है जितना आपने मांगा हो और उसी को दिया जाता हो जिसने मांगा हो। ये नहीं होता कि
पार्टी ए रिलीफ मांगे और पार्टी बी को दे दिया जाए। लेकिन अदालतें हैं और ऑनरेबल जजेस हैं, जो फैसला करें हमारे लिए काबिल एहतराम है। अच्छा, इसी गुफ्तगू में हम आरिफ साहब को भी ऐड कर लेते हैं, वन बाय वन आपसे क्वेश्चन कर लेंगे इसके बारे में। अच्छा आरिफ साहब, जिस तरह से जिक्र किया बदर साहब ने भी कि ये सवाल कल से बहुत ज़्यादा उठ रहा है कि पिटिशन जो है वो दायर की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, लेकिन फैसला आया कि तहरीक इंसाफ को जो है वो सीट्स मिल जाएंगी। अब बहुत से लोगों को इस चीज़ की समझ भी नहीं आई है। देखिए, पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक इख्तियार है आर्टिकल 187 के तहत, और वो इख्तियार ये है कि उसे कंप्लीट जस्टिस करना है। इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने देखा, बहुत तवील बहस हुई, हर पहलू को देखा गया। इसमें बुनियादी मसला ये था कि ये जो पीटीआई थी उसको क्यों ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का या बल्लेबाज वाला। ये बात जब सामने आई खुल के कि ये सारे का सारा अमल जो था ये इलेक्शन कमीशन के जरिए हुआ, और इलेक्शन कमीशन को आईनी तौर पर ऐसा कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह फारिग कर दे और उसे इंतखाबी निशान से फारिग। तो खैर सुप्रीम कोर्ट की मोहर भी लगी हुई थी, लेकिन उसको चूंकि डिफेंड कर रहे हैं खुद चीफ जस्टिस साहब के, नहीं जी इसका ये मतलब नहीं था कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बतौर पॉलिटिकल पार्टी हिस्सा ना ले सके। अगर वो बतौर पॉलिटिकल पार्टी हिस्सा ले सकती थी तो फिर ये इख्तियार, और खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी जिन्होंने फैसला लिखा था पहला, वो भी ये कह रहे हैं। तो इस सूरत हाल में कंप्लीट जस्टिस देने का तकाजा यही था कि जिस वजह से मजबूर होना पड़ा पीटीआई को कि वो एक और पार्टी का नाम इस्तेमाल करके तो अपनी सीटें इलेक्शन में अपने आप को बचा सके, और जो सीटें उन्हें मजबूरन करना पड़ा है बतौर आज़ाद उम्मीदवार, उनको वो सीटें हासिल करने के लिए जो टाइम लिमिट थी और जिस तरह की सिचुएशन थी उसमें अंडर कोर्सिव सर्कमस्टांसेस उन्होंने ऐसे एक्ट किया। तो इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बजा तौर पर फैसला किया, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो कहीं फिक्र नहीं करती थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मामला तो बुनियादी तौर पर इस सारी वजह से हुआ कि जो हालात पैदा कर दिए गए थे, और क्योंकि जब आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए हम सबको कि इत्तेफाक राय से तमाम बशमूल चीफ जस्टिस साहब, यानी ये बात उन्होंने कही कि ये पॉलिटिकल पार्टी थी, तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी रहेगी। तो जो पॉलिटिकल पार्टी थी और है, और उस पॉलिटिकल पार्टी को आप उसके इस हक से महरूम नहीं कर सकते कि अपने सीटें जो है वो उसे क्लेम ना कर सके और वो बेचारे मजबूरन कभी किसी का नाम लें और कभी किसी तरफ जाए। तो ऐसी सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई बेइंसाफी की है। फुल कोर्ट थी और उसमें इतने सारे जजेस ने, वरना इस पॉइंट पे तो किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। ठीक है, बदर साहब को भी ऐड कर लेते हैं डिस्कशन में। बदर साहब, ये जो कल फैसला आया है इस पे आप क्या समझते हैं, इसके सियासी असरात क्या मुरतब होने वाले हैं? हुकूमत भी, कैबिनेट भी, सारे वो अपने लीगल एक्सपर्ट से मुशावरत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी अपने लीगल एक्सपर्ट के साथ बातचीत करेगी, फिर देखते हैं इसके ऊपर पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या आएगा। बस एक चीज तो इसके अंदर तय है कि इससे कोई हुकूमत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये है कि ऑपोजिशन जो जमात है उसकी जो ड्यू सीट्स थी, जो रिजर्व सीट्स थी, दो के उन्होंने उन सीटों के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ था। सुन्नी साहब राब्ता बहाल करने की कोशिश की जा रही है बदर साहब से। तो दोबारा आरिफ साहब आपकी तरफ आना चाहेंगे। आप क्या समझते हैं इसके कानूनी असरात के बारे में आप बताइएगा कि क्या कानूनी असरात मुरतब होंगे इस तमाम फैसले के बाद सिनेरियो में, क्योंकि दोबारा से रिव्यू पिटीशन भी आ सकती है। देखिए, रिव्यू जो है उसके बारे में ज़हन में ये रखा जाए कि वो मेयरली टेक्निकल बुनियादों पे होता है। रिव्यू और अपील में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी अपील में तो पूरे का पूरा फैसला भी, ये अपील ही थी ना जिसमें नीचे वाला फैसला सारे का सारा उन्होंने सेटिसाइड कर दिया। और जो रिव्यू होता है, रिव्यू में आपने एक टेक्निकल खराबी, एनी सरफेस जो पेटेंट टेरर ऑफ लॉ फ्लोटिंग एट द सरफेस ऑफ रेकॉर्ड, अगर कोई रिकॉर्ड के ऊपर आप ऐसी चीज ला सके कि जनाब ये गलती हुई, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये फला गलती हुई, तब वो उस टेक्निकल बुनियाद पे रिव्यू होता है। अब यहाँ 8 जजेस ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो लिया और उसके बारे में उन्होंने अक्सरियत के साथ ये फैसला कर दिया, और बाकी जो जजेस हैं उन्होंने भी अपनी अपनी पोजीशन जो है वो ली।
तो ऐसी सूरत हाल में रिव्यू की कोई गुंजाइश मेरे ख्याल में तो नहीं है, और ना ही शायद इस तरह की ऑप्शन वो भी अवेल करे यानी गवर्नमेंट भी, क्योंकि रिव्यू में सिर्फ वही जा सकता है जो पार्टी हो। जो पार्टी नहीं है वो रिव्यू में क्या जाएगा, और रिव्यू में अगर जाएगा तो फिर भी कुछ उसके असरात नहीं मुरतब होंगे। हाँ, ये मदर साहब की बात सही है कि इससे जहाँ तक न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है उसका ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि ये सीटें जो थी दी जा रही थी खैरात के तौर पर बख्शीश की जा रही थी, और वो बख्शीश वापस उसी पॉलिटिकल पार्टी को जिसकी वो सीटें थी उन्हें आगे एक असर जो पड़ेगा वो आप ज़हन में हम सबको रखना चाहिए, वो है कि यहाँ जो ख्वाहिश थी, ख्वाब था किसी का कि उसे मिले तौसीह मिले, वो ख्वाब पूरा नहीं हो सका, क्योंकि अब तक हम उन ख्वाबों की भेंट चढ़ रहे हैं जिसे तौसीह पसंदाना अज़ाइम कहते हैं, और वो ख्वाब जो है कम अज़ कम शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा और अपनी जगह पे रहेगी गवर्नमेंट मौजूदा जो है, और वो यानी उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं आई कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो वो चाहे वो कर सके, और ख़ास तौर पे जो आईनी इस्लाहात वो लाना जुडिशरी के बारे में लाना चाहते। अच्छा, एक और चीज़ इसमें आरिफ साहब काफ़ी अहम है कि जो 41 उम्मीदवार थे जिनके बारे में कहा गया कि 15 दिन का वक्त दिया गया उनको कि वो एक डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करवाएं और उसमें क्लैरिफाई करें कि वो किस पार्टी से इलेक्शन कंडक्ट करना चाहते थे, लड़ना चाहते थे, और उसके बाद उनको जो है वो उनका क्या मामला है, ज़रा ये इसको समझा दीजिए कि इलेक्शन कमीशन तो कहता है कि जी कि उन लोगों ने ना तो अपने फॉर्म के अंदर किसी पार्टी का जिक्र किया था, ना उन्होंने ये जिक्र किया था कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से है, वो तो बिल्कुल आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे। तो कैसे उनको ये इतना बड़ा रिलीफ मिल जाएगा कि आप लोग दोबारा से अपना फॉर्म जमा करा दें, कोई एक क्लैरिफिकेशन फॉर्म दे दें और हम आपको दोबारा से पीटीआई में शामिल कर देते हैं? ये सारे का सारा रिलीफ जो मिला है ना, बुनियादी तौर पर वो सारी छानबीन और वो तहकीकात जो इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग में की गई हैं उससे मिला है कि बेसिकली जब ये साबित हो गया कि ये सारे का सारा काम इलेक्शन कमीशन ने किया है, और ये एक और बात कि जब खुद चीफ जस्टिस जो आथर थे उस जजमेंट के जिसने बल्ला छीना था इनसे इंतखाबी निशान, जब वो इस मामले में डिफेंसिव हो गए कि उन्होंने कहा कि जी आप बल्ले को निशान छिन जाने से कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बतौर पॉलिटिकल पार्टी खत्म नहीं हो जाती, तो उसके बाद इस बात का जवाब पैदा हो गया कि जिन लोगों को ये मजबूर किया गया था उस वक्त कि आप अगर इंतखाब लड़ना चाहते हैं तो आप फिर आज़ाद आएँ, अगर आप आएंगे नाम देंगे तहरीक इंसाफ का तो आपको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो उस सूरत हाल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है कि चूंकि ऐसे हालात पैदा कर दिए गए थे कि जो लोग बाकायदा पीटीआई के थे उनको पीटीआई की बजाय यानी इंतखाबी निशान की आड़ में पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर तस्लीम नहीं किया गया, तो इसलिए उन्हें मौका दिया गया है कि वो अपनी जो वाबस्तगी है पॉलिटिकल पार्टी की वो साबित करें और बता दें कि वो किस पार्टी के साथ है। ये उनका राइट है, ये उन्हें दिया गया। अच्छा, अब ये बताइएगा कि इस तमाम सिनेरियो के बाद, इस तमाम फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का क्या स्टैंस हो सकता है? क्या वो दोबारा से एक रिव्यू पिटिशन दायर कर सकती है? क्या करने जा रही है या क्या करेगी आपके ख्याल में? एज अ कानूनी माहिर बताइएगा, क्या कर भी सकती है? इसका बंदोबस्त जो है ना वो अक्सरियती फैसले में कर दिया गया है कि उन्होंने कहा कि इस सारे मामले जो 15 दिन का टाइम दिया गया है जिसमें अलफ भी दाखिल करना है और बाकी जो है देनी है, सीटें भी मखसूस जो है वो देनी है, तो इसके बारे में अगर कोई बहाम हो उनके ज़हन में तो उसके बारे में उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो अक्सरियती बेंच जो है जिसने अक्सरियती फैसला किया है उसके सामने आ सकते हैं, यानी अक़लियती बेंच के सामने नहीं जा सकते अगर इलेक्शन कमीशन को कोई बात समझ ना आ रही हो और वो अपने तौर पर कोई वजाहत यानी, और ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है इलेक्शन कमीशन, ये हमें ज़हन में रखना चाहिए। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का अमल हुआ है कि इलेक्शन कमीशन खुद पार्टी के तौर पर जा रहा है और जाके अपीलें भी फाइल कर रहा है और केस भी लड़ रहा है, वरना इदारे का काम तो फैसला करना होता है। इदारे कब अपने फैसलों के को डिफेंड करने के लिए जाते हैं? उससे जब बुलाया जाता है तो अपना जवाब दाखिल करते हैं। यहाँ तो इदारा बाकायदा एक एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी जो एक पॉलिटिकल पार्टी की दुश्मन पार्टी है उसके तौर पर लड़ता रहा है और हर जगह उसने ये किया है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन के पास अब किसी तरह की कोई गुंजाइश
अक्सरियती फैसले ने छोड़ी है। इलेक्शन कमीशन अब आप समझे कि अपनी जगह पे ही रहेगा जो उसकी हैसियत थी, क्योंकि जो उसे एडवांटेज मिला था, जिस वजह से वो हर काम कर रहे थे, वो उनकी खुशफहमी जो है वो निकल गई है, दूर हो गई है, चूंकि वो उसमें उन्होंने देख लिया कि 2 जज साहबान यानी टोटल 5 मुख्तलिफ अंदाज में और वैसे 2 यानी चीफ जस्टिस साहब के साथ थे। इसमें एक और चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और एक आईनी इदारे के ऊपर इतना बड़ा एक ऑब्जेक्शन लग जाना कि उसने गलत बयानी से काम लिया, ठीक तरीके से अपना काम नहीं किया, तो इलेक्शन कमीशन इतनी आसानी से तो चुप नहीं बैठेगा इस तमाम सिनेरियो के ऊपर। मैं आपको एक अर्ज करूं कि इलेक्शन कमीशन में अगर कोई थोड़ी बहुत भी कोई बात होती जो होती है दुनिया में, तो उन्हें चीफ इलेक्शन कमीशनर को खासतौर पे रिजाइन कर देना चाहिए था, इस वजह से कि वो सारी इस कार्रवाई में पाकिस्तान की जितनी बदनामी हुई है और जितना नुकसान हुआ है उसमें बराह रास्त बिलवास्ता तो कोई और होगा, लेकिन बराह रास्त इलेक्शन कमीशन जो है उस पर इल्ज़ाम आया है और इल्ज़ाम साबित हुआ है उन्हें। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अब यहाँ तो ये है कि इलेक्शन कमीशन या कोई भी इदारा, उसके बारे में जब क्लियरली कहा जाता है कि इसने आइन की खिलाफ वर्जी की है, उसके बाद कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। वरना अगर आइन की खिलाफ वर्जी का लफ्ज आ जाए और सुप्रीम कोर्ट कह दे, तो उसके बाद तो उनके खिलाफ रेफरेंस उसी बुनियाद पे जाना चाहिए आर्टिकल 209 के तहत कि भाई आप तो एक आइनी इदारा थे और आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है, तो जो आइन की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके लिए तो कानून मौजूद है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो जिसके हैं वो बाहर उसी तरह रहेंगे। लेकिन जो काम उन्होंने किया था, आप मिसाल के तौर पर एक और बात, आपने जो कानूनी नुक्ता उठाया उसको आप जरा गौर करें कि ये सारा अमल जब इलेक्शन कमीशन ने किया तो उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि सारी सीटें जो थी, प्राइम मिनिस्टर बन गया, प्रेसिडेंट बन गया, पूरा हाउस बन गया। अब ये जो जिन लोगों ने जो रोल प्ले करना था उससे तो महरूम हो गए, लेकिन इसका भी तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं किया गया। ये उसी जगह जाके बैठ जाएंगे जहां इन्होंने पहले यानी बैठना था। ठीक है, इसमें कोई वो बात। हाँ, आरिफ साहब साथ रहिएगा। अभी हमें जो है वो एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन का आगाज़ जो है वो यहीं से करेंगे। तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे 2 स्पेशल सीट्स पर कल एक फ़ैसला आया और ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी स्पेशल सीट्स और ख़वातीन की जो मखसूस नशस्तें हैं वो उनको दी जाएं। और ब्रेक से पहले आरिफ साहब से हम बात कर रहे थे, कानूनी माहिर हैं और उनसे ही बात को कंटिन्यू करेंगे और आगे लेकर चलेंगे। अच्छा आरिफ साहब, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे इस तमाम सिनेरियो के ऊपर, क्रेडिबिलिटी क्या होगी इस तमाम सिनेरियो के ऊपर, वक़्त क्या रह जाएगी इलेक्शन कमीशन की कि एक आईनी इदारे को इसमें जो है वो कहा गया कि सारी गलती उस इदारे की थी और उसने सही तरीके से कंडक्ट नहीं कराया। अपनी सफाई में वो कुछ कहना चाहें तो जिस तरह से आपने भी बोला। अच्छा, आप ये बताइएगा कि 8-5 से ये फैसला आया, तो कानूनी माहिर के तौर पे मुझे ये बताइएगा, ये जो 5 लोगों का इख्तलाफी नोट आया है, क्या ये कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है आगे चलकर? नहीं, इसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अब पूरी दुनिया में जहाँ भी अदालती निज़ाम मौजूद है इस तरह का, कॉमन लॉ के तहत या इवन अमेरिका के अंदर भी जो फैसले आते हैं उसमें कभी भी मुत्तफ़िका फैसले ज़्यादातर नहीं आते। पाकिस्तान में ये रिवाज पड़ गया था, काफ़ी हद तक रहा कि यहाँ जो जजेस साथ बैठते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा जज बिठाने का मतलब ही ये होता है कि हर जज जो है वो इंडिपेंडेंटली अपनी राय दे और उस बारे में जो फाइनली समझता है वो राय दे और फैसला ताकि अक्सरियत से हो। तो फैसला वही होता है जो अक्सरियत जिसमें शामिल होती है। बाकी सब लोगों की जो राय होती है वो एक उसकी एकेडमिक हैसियत तो होगी, लेकिन उसकी कोई कानूनी हैसियत काबिल अमल या कुव्वत नाफजा उसमें नहीं है। फैसला जो नाफिज होगा वो वही होगा जो अक्सरियत ने किया है। इसी वजह से आपने ये देखा कि जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा है तो उन्होंने फैसले के लिए जो अक्सरियती फैसले को स्पीयर हेड कर रहे थे वो मंसूर अली शाह साहब, उन्हें कहा कि वो फैसला उन्होंने सुनाना था। और उन्होंने फिर चीफ जस्टिस साहब ने उस फैसले में जिन लोगों के थे जो राय शामिल थी उन सब के नाम बोले कि ये 8 लोग जो हैं
इनकी कनकरेंस से, इनकी मर्जी से ये फैसला जो है ये सुनाया जा रहा है। तो मतलब ये है कि बाकी जो इख्तलाफी नोट है वो अलग-अलग हैं। तो इख्तलाफी नोट किताबों में मौजूद रहते हैं और वो पढ़ने के लिए होते हैं। बाज़ औक़ात इख्तलाफी नोट बड़े-बड़े अच्छे यानी पॉइंट्स दे जाते हैं और पढ़ने की हद तक मैं समझता हूँ एकेडमिक वैल्यू में बहुत ज़्यादा वो ऐड करते हैं आपके नॉलेज को, लेकिन उसकी कोई हैसियत जो है वो इस तरह नाफ़िज़ुल अमल नहीं वो होते। अच्छा, आप ये बताइएगा कि फ़र्ज़ करें इस पर जो है वो एक रिव्यू पिटीशन आ जाती है या अपील कोई कर देता है, और क्या ये जो फुल बेंच बना था ये तो 13 जजेस का था, तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद तो 17 के करीब है, तो अगर अब दोबारा बनता है फुल कोर्ट तो क्या वो किसी वजह की बुनियाद पर 13 जजेस में ऐड किए गए थे? क्या दोबारा जब फुल कोर्ट बनेगा तो क्या वो 13 का ही रहेगा या 17 पे मुश्तमिल हो जाएगा? तो अगर 17 पे मुश्तमिल हो जाता है तो फिर तो ये 5 का जो इख्तलाफी नोट आया था ये बहुत बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाएगा। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, ये जो तसव्वुर है ना अपील का, ये आर्टिकल 184(3) के तहत आया है। इससे पहले यानी वो चूंकि वो मोटो प्रोसीडिंग्स होती हैं, इससे पहले इख्तियार नहीं था ये अपील का, लेकिन ये जो अमेंडमेंट आई तो उसमें उन्होंने ये इख्तियार दे लिया। ये केस तो बिल्कुल ये अपील का केस है, इसमें यानी वो अपील के ऊपर अपील नहीं हो सकती। ये बेसिकली फैसला जो था इलेक्शन कमीशन का था। इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया गया पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को की तस्दीक कर दी, एंडोर्स कर दिया। उसके खिलाफ अपील में सुप्रीम कोर्ट में आई पीटीआई यानी वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और साथ पीटीआई भी थी। तो ऐसी सूरत हाल में ये नहीं हो सकता कि अब यानी रिव्यू में अलबत्ता यही जजेस बैठेंगे, क्योंकि रिव्यू का प्रिंसिपल ये है कि जिन जजेस ने वो रिव्यू पहले फैसला किया हो वही बैठते हैं। तो रिव्यू में तो वही जजेस बैठेंगे, अपील की गुंजाइश इसमें है नहीं। अपील अच्छा, एक और चीज़ क्लियर कर दीजिए। अब जिस तरह से बानी पीटीआई बार बार ये जिक्र करते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ अगर कोई केस है तो मैं चाहूँगा कि मैं ये चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उस केस में ना बैठें, उस केस की पैरवी वो ना करें, तो अब क्या इस तरह का कोई रास्ता निकल सकता है या कोई ऐसा होगा, या अगर कोई इसके ऊपर रिव्यू पिटीशन दायर करता है उसमें अगर कोई किसी जज पर एतराज़ उठा दे तो फिर क्या मामला होगा? नहीं, इसमें तो बहुत ज़्यादा क्लियर ऐसे हुआ था कि इससे पहले जस्टिस गुलजार साहब की मौजूदगी में ये फैसला हुआ था बाकायदा कि ये जो हमारे चीफ जस्टिस साहब है मौजूदा, इनके बारे में कहा गया था कि चूंकि ये बराह रास्त इनके साथ तसादम हुआ है, तो ये किसी भी केस में जिसका ताल्लुक पीटीआई से या इमरान खान से हो उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा नहीं बैठेंगे। ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और ये उनकी मर्जी है कि उन्होंने इसके बावजूद यानी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के होते हुए भी उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की और वो इसमें बैठे हैं, उन्होंने फैसला किया है। तो ये अक्सर ऐसा होता है, मैं आपको अर्ज करूं कि अगर कोई जज जिसके खिलाफ बायस आप वाज़े तौर पर बता सके, आप कह सकते हैं कि ये ना बैठे और उस पर फैसला करना होगा। लेकिन यहाँ बदकिस्मती एक बहुत बड़ी हुई और वो इस केस के अलावा मैं अर्ज कर रहा हूँ, वो था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का फैसला, जो उन्होंने ये कर दिया कि अगर किसी जज के ऊपर एतराज़ होगा कि जी ये इसमें ना बैठे, इसका एडवर्स इंटरेस्ट है, तो इसका फैसला भी उस जज ने ही करना है कि उसे उसमें बैठना है कि नहीं बैठना है। इसका फैसला कोई और नहीं कर सकता। तो उसके बाद ये खराबी जो है, खराबी ये बिसियार हो गई है कि अब वो जज साहब भले आप चीखते रहे कि जनाब आपसे मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं है, आप मेरे खिलाफ मुआनदत रखते हैं, बायस रखते हैं, लेकिन केस उन्हीं के पास रहेगा, वही सुनेंगे। तो इनका मामला मुख्तलिफ है, वो मैंने आपको अर्ज कर दिया कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी थी कि ये केस नहीं सुनेंगे। ठीक है। अच्छा, आरिफ साहब हमारे साथ मुबशर बुखारी साहब भी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी डिस्कशन में ऐड कर लेते हैं। मुबशर बुखारी साहब, बात हो रही थी स्पेशल सीट्स के मामले पर और किस तरह से, सबसे पहले तो आप बताएं एज एनालिस्ट देखते हैं इस तमाम मामले को जो कि आया और 8-5 की अक्सरियत से ये फैसला आया है। लॉयर हैं और कानून को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। मैं तो बिल्कुल इन जैसे लोगों को से बात करके ही कुछ अपनी राय कायम करता हूँ। अभी तक जो मैंने पढ़ा है, सुना है, देखा है और इस पे शायद लिखा भी है मैं, वो यही है कि पेटिशन कैबिनेट थी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से थी और जो फैसला आया है उसमें भी बड़ा सोच विचार के बाद
पॉलिटिकल टेम्परेचर को डाउन करने के लिए फैसला किया गया है मेरी दानिश में। अच्छा, इसमें जहाँ पे हमें नजर आता है, जैसे काजी फायज ईसा साहब की बात होती है, उस पे एक तो ये कि बेंचेस बनाना आपको उन अकेले का इख्तियार नहीं है, बल्कि 3 सीनियर जजेस बेंचेस बनाते हैं। नंबर 1 तो ये रेवोल्यूशन भी हमें उनके तौर पे देखने को मिला। अब वो रिक्यूज करें या ना करें, अगर बेंच और तीनों ने बना दिया तो बना दिया। एक तो ये डिफरेंस है माजी की निस्बत। दूसरा जो मुझे इसमें लगता है कि चूंकि फैसला है कि जो जिन लोगों ने अपने सर्टिफिकेट दिए थे, जो पीटीआई के सर्टिफिकेट होल्डर थे, उनके दरमियान यानी 80 प्लस यानी 40-39 के करीब हैं, उनको सीटें उनके तनासुब से दे दी जाए। बाकी सीटों पे कहा गया कि जी सर्टिफिकेट जमा करवाएं कि किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, आजाद रख। तो मेरा ख्याल है कि ये मजीद हमें 2-4 पिटिशंस और देखने को मिलेंगी अभी, जब ये एलोकेट होंगी सीट्स, तो उस हवाले से भी पॉलिटिकल पार्टीज शायद चाहें कि जनाब अली ये एलोकेशन कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक नहीं है, और कुछ चाहें कि जनाब ये कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक है। तो ये मामला इतने आसानी से हल होने वाला नहीं, मैं ये समझता हूँ। जहाँ तक माइंडसेट की बात है, वो देखिए फायज ईसा साहब का माइंडसेट तो लोगों को नजर आ रहा था, लेकिन उसका फैसला देखिए वो क्या है। और कुछ और जजेस का भी हमें माइंड रिवील हो रहा था, तो उनका फैसला है अकॉर्डिंग टू विशेज आ गया, वो नजर आ रहा है। तो इसलिए मेरा जाती ख्याल ये है कि अपने अपने व्यूज जो हैं, ये हमारे जजेस का फेलियर है, माफी के साथ अर्ज करूं कि वो इतने कैंडिड हो चुके हैं कि उनके व्यूज सुन के हम उनके फैसले को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा बुखारी साहब, इसमें आप ये भी ऐड कर दीजिए कि आप इस तमाम फैसले के बाद जो आया है 8-5 की अक्सरियत से, इससे सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं बढ़ेगा? जी, मुझे यही लगता है कि जब ये एलोकेशंस वाला मामला है, ये मजीद कॉम्प्लिकेटेड होगा, और उन एलोकेशंस के ऊपर आप पिटिशंस देखेंगे, और ये सियासी अदम इस्तेहकाम भी बढ़ेगा, और उसके साथ साथ ये पॉलिटिकल क्राइसिस और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी जाती दानिश में मैं समझता हूँ कि पैदा होगा, क्योंकि एक नई वॉर ऑफ पिटिशंस शुरू हो जाएगी इस फैसले के इम्प्लीमेंट होते हुए, और उसमें फिर क्लेम किया जाएगा जनाब 80 के तनासुब से दिया जाए, फिर कुछ कहेंगे 80 के तनासुब से तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रूगर्दानी है। तो ये बहस खत्म होने की नहीं है। हम आपके प्रोग्राम्स में आइंदा आने वाले दिनों में ये डिस्कस करते नजर आए। अच्छा, अब इसमें आरिफ साहब को भी ऐड ऑन कर लेते हैं। आरिफ साहब, जिस तरह से मुबशर बुखारी साहब ने बोला कि वॉर ऑफ पिटिशन शुरू होने का ख़तरा है, तो आपके ख्याल में एज अ कानूनी माहिर ऐसा हो सकता है इस तमाम सिनेरियो के ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि ये इस वक्त कोई और इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि ये केस जो है बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन का केस था। तो इसका इलाज भी कर दिया है अक्सरियती बेंच ने। उन्होंने फैसले में ये लिख दिया है कि इस सारे अमल में, ये दोनों अमल जो हैं, जिसमें 15 दिन के अंदर अंदर आप एफिडेविट्स भी देने और यानी आपने सीटों को एलोकेशन करनी है, तो इसमें अगर किसी तरह का कोई हार्म हो इलेक्शन कमीशन को, तो वो अक्सरियती बेंच के पास इलेक्शन कमीशन जा सकता है। इसमें वार ऐसी ऑफ पिटिशन वगैरह या लिटिगेशन की ऐसी कोई सूरत नहीं है। जिस जाना सिर्फ उसी ने है जो पार्टी था, और फैसला जो जिनके दरमियान हुआ है वो इलेक्शन कमीशन की वजह से हुआ है। इलेक्शन कमीशन ही इसमें पार्टी था, तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज नहीं आती। अच्छा बुखारी साहब, इस तमाम सिनेरियो के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से अब ये मामला हुआ, एक तो इससे वाक़ईतन तौर पे सियासी अदम इस्तेहकाम भी बढ़ेगा, दूसरा फिर से अगर कोई मामला हो जाता है दोबारा से असम्बलियाँ टूट जाएंगी अगर इम्प्लीमेंटेशन होती है, पहले सीटें कम हो गई, इस तरह से चलता रहेगा तो किस तरह से हम स्टेबल हो पाएंगे इन तमाम सिनेरियो के ऊपर? मईशत कैसे बेहतर हो पाएगी? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाने का हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है नेशनल कंसेंसस, नेशनल रिकंसिलिएशन, या जिसे आप एक नया कोविनेंट कह दें अमंग्स पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ पाकिस्तान, रादर बल्कि ज्यादा बेहतर तरीके से अगर मैं कह पाऊं तो तमाम स्टेक होल्डर, पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल, उसके लिए तमाम पार्टीज को जो है वो दोबारा से गुफ्तगू, टॉक्स, नेगोशिएशन स्टार्ट करना पड़ेंगे, और फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि हमने मुल्क को इसी तरीके से चलाना है, अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस इसी तरह रखने हैं, हमारी पोलराइजेशन जो है उसका लेवल यही रहना है, और अगर उसे कम करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए,
कौन कौन से कंप्रोमाइज पॉलिटिकल फोर्सेस को करने हैं, कौन कौन से कंप्रोमाइज नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस को करने हैं, यही आखिरी हल है। और जिस टेम्परेचर से जो जंग जारी है सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी और पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, और जो सूरत हाल मुल्क में कानून के इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से है, वो मुझे नहीं लगता कि एक नए कॉविनेंट, एक नए हुक्मरानी मुआहदे के बगैर आप किसी नतीजे तक और हल तक पहुंच सकते हैं। अच्छा आरिफ साहब, आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? मतलब ये मामलात इसी तरह से चलते रहे अगर तो सीट्स कम हो गई हैं, वैसे भी नून लीग की भी कम हो गई, पीपल्स पार्टी की भी कम हो गई है, कि पार्टी की सीट बड़ी हैं वो कि पीटीआई है और इस वक्त पार्लियामान में अक्सरियत वाली जमात भी बन गई है। क्या आप समझते हैं कि इससे कोई इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है या असरअंदाज हो सकती है ये तमाम सिनेरियो हुकूमत के सर्कट के ऊपर? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, यहाँ मामला इसी तरह है कि जब कोई वाक़या हो जाता है, उस पर एहतजाज होता है, तो एहतजाज करने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं और कहा जाता है कि जी इन्हें रिहा करें, और मामला जो होते हैं वो उनकी रिहाई पे आ जाते हैं और निगोसिएशन इसी पे होते हैं। ऐसा इससे मसाइल हल नहीं, असल मसला वहाँ वही रहता है जहाँ था। असल मसला ये हुआ है कि इलेक्शन जो है उसे मैन्यूवर किया गया है और इलेक्शन में बहुत बड़े लेवल पर बंगलिंग हुई है और मर्जी से रिजल्ट्स बनाए गए हैं। इसका इलाज ये है कि आप, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो मुतासरा है तहरीक इंसाफ, वो खुद आईनी रास्ते से बाहर नहीं जा रही। वो भी कोई इकाल उनकी इस तरह की नहीं है कि बराह रास्त अगर से जोर भी कारकुन डाल रहे हैं कि जनाब ये किया जाए, वो किया जाए, एहतजाज किया जाए। वो जब कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं तो इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि ये जो बेंचेस बने हैं वो फैसला कर दे, जहाँ जहाँ फॉर्म 45 और 47 का मामला है वहाँ फॉर्म 45 की बुनियाद पर फैसले कर दे। उसके बाद जिसकी भी अक्सरियत आए वो गवर्नमेंट बनाए। दुनिया भर में कभी भी ऐसा मसला नहीं हुआ। ये जो स्टेक होल्डर की हम बात करते हैं ना, हमारे यहाँ मसला इस वक्त एक और है, क्योंकि अगर तो स्टेक होल्डर सिर्फ यही पॉलिटिकल पार्टीज होती तो बात और थी। एक बहुत बड़ी कुव्वत जो है वो बहुत बड़ी स्टेक होल्डर बन चुकी है, और जब तक वो खुद इस मामले को नहीं समझती कि ये चीजें इस तरह नहीं चल सकती और हमारी अपनी बेइज्जती और बदनामी जो हो रही है उसके नतीजे में हमारी क्रेडिबिलिटी जा रही है, हमारी इज्जत और तौकीर लोगों की नजर में नहीं रह रही, और जो हमारे जिम्मे इतना बड़ा काम है दिफाए पाकिस्तान का, वो इन चीजों की वजह से बड़ी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। तो वो अगर समझेगी तो फिर मामला हल हो सकता है, वरना पॉलिटिकल पार्टी जो बेनिफिशरीज हैं, इक्तदार में बैठी हुई हैं, उनकी तो जुबान आप देखें कि वो वजीर दिफा किस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहा है कि सियासत ना खेले। अगर वो ये करे कि ये सीटें खैरात में उनको दे दे तो फिर वो सियासत नहीं खेलते, और अगर ये फैसला कर दे जो कि आईनी फैसला है कि भाई सीटें जब निकलती हैं तो वो प्रोपोर्शनेट इलेक्शन के लिए निकलती है ना, वो सीटें और तो नहीं है। तो वो जिनकी जितनी अददी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है उनको उसी हिसाब से मिलनी है। तो अगर ये फैसला किया गया तो इसके ऊपर ये कहना कि सियासत ना, या अगर किसी को केस में बरी कर दिया जाता है अदम सबूत की बुनियाद पर तो कहा जाए कि ये भी सियासत कह रहे हैं, मामला और है। और वो ये कॉविनेंट यकीनन आप नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात बड़ी खूबसूरत प्रोफेसर बुखारी साहब ने की है और किसी भी दानिशवर को ये करनी चाहिए, लेकिन इस सारे अमल में दो पार्टीज नहीं है। इसमें मैं समझता हूँ कि एक ही पार्टी है, और वो इतनी बड़ी ताकतवर पार्टी है कि उसको जाके कौन समझाए कि जनाब ये चीजें जो जिस अंदाज में आप हैंडल कर रहे हैं, आप देखिए कितना बड़ा मसला है। आगे जाके अगर ये ऑपरेशन करना चाहते हैं, उस ऑपरेशन में तावन नहीं मिल रहा पॉलिटिकल पार्टीज का, वहां उन सूबों से तावन नहीं मिल रहा, तो ऐसी सूरत हाल में खुदा न खास्ता कोई और इमरजेंसी हो जाती है तो उसमें हमें किस तरह हम निकलेंगे। ठीक है, मुबशर बुखारी साहब को भी ऐड कर लेते हैं गुफ्तगू में। मुबशर बुखारी साहब के तमाम सिनेरियो के बाद जो एक बेजान की सी कैफियत बर्पा हो गई है, अब ये जो इंस्टेबिलिटी आने वाली है आने वाले दिनों में, जब वो 41 जो लोग हैं जो कि 15 दिन के अंदर अपनी जो है वो क्लैरिफिकेशन जमा कराएंगे और एक डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कराएंगे कि इस पार्टी से ताल्लुक़ था, इसके बाद जो एक रेवोल्यूशनरी तब्दीली आने वाली है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या कहना चाहेंगे? जो इंतखाबात हुए थे सेनेट के चेयरमैन के, फिर वज़ीर आला का इंतखाब था, फिर और जो आईनी ओहदे थे उनका इंतखाब था, वो उनका क्या बनेगा?
बिल्कुल वही मैंने आज, जब आपने पहले सवाल किया तो मैंने एक आइन बहरान की बात की, मेरा इशारा इसी तरफ था कि उस हवाले से भी पेटिशंस की जो मैं बात कर रहा था कि कोई उठ के मेरे जैसा शहरी चलिए कि जी आपने ये फैसला तो दिया है, अब उसका लीगल स्टेटस, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, स्पीकर के, प्राइम मिनिस्टर के, चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात का भी बताया, उनके वोट क्या वही काउंट होंगे या फिर अब ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा आपको। तो ये सवाल आएंगे जो आपके ज़हन में आया है, और इसी के लिए मैंने कहा कि पिटीशन आइंदा हों। और दूसरी बात, मैं चौधरी साहब ने जो फरमाया, इसलिए मैंने कहा कि एक कॉवेनेंट होना चाहिए बिटवीन पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि वो जिस अदारे की तरफ बात कर रहे हैं मैं उसे समझता हूं कि वो पॉलिटिकल ग्रुप्स से हट गया, लेकिन ताकतवर तरीन है, नॉन पॉलिटिकल है। और जैसे कि वो कहते हैं कि जी हम नॉन पॉलिटिकल हैं, लेकिन उनका जो है वो स्टेक होल्डर है और उनका शमूलियत बहुत जरूरी है इस कॉवेनेंट में। अगर वो नहीं तो फिर कॉवेनेंट तो हम कर ही नहीं सकते इस हवाले से। और एक और बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि इसका इम्पैक्ट आपको नजर आएगा सॉरी तारीखी तौर पे मैं, आपने चूंकि सवाल किया कि पॉलिटिकल सियासी हिजान इलेक्शन के बाद हुआ और ये कब तक जारी रहेगा, मेरे ख्याल में ये हिजान जो है 2013 से जारी है। देखिए उस वक्त भी 35 पंक्चर्स की बात हुई, बाहर धरना हुआ और उसके बाद क्या क्या नहीं हुआ। तो ये एक लंबा अरसा हम देख रहे हैं कि ये हिजान चल रहा है और ये पोलराइजेशन जो है दिन ब दिन बढ़ रही है। और ये नहीं कि ये फॉर्म 47 का भी हवाला हो गया, ये 2013 में भी था, 2018 में भी ये हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज का जितांसी हुई है और उस वक्त भी वो RTS बैठा और फिर उन्हीं पॉलिटिकल फोर्स ने कहा चलें जी फॉर द सेक ऑफ द कंट्री हम ये इलेक्शन रिजल्ट्स को कबूल कर लेते हैं क्योंकि मुल्क को बचाना है। तो अब इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये नहीं कि जनाब आप फॉर्म 47 पे चले जाएं और वो सारा करें। ठीक है, इलेक्शन रिग हुए तो 2018 के भी हुए, 2013 के बारे में भी जो है एक PTI का कहना था रिग्ड है। तो ये तो ब्लेम गेम, काउंटर ब्लेम गेम चलती रहेगी। हल निकालने के लिए हमें नए उमरानी मुआहदे की तरफ ही जाना है, वरना ये हो सकता है कि ये सिस्टम कोई रैप अप कर देना पड़े जहाँ पे आपका कोई भी इलेक्शन क्रेडिबल नहीं। ठीक है बुखारी साहब, आखिरी मिनट है और आरिफ चौधरी साहब से भी एक बात हम पूछना चाहेंगे। आरिफ चौधरी साहब, जिस तरह से मुबश्शिर बुखारी साहब ने बोला, अब ये तमाम जो सिनेरियो थे इस फैसले के बाद, इनके ऊपर जो है वो क्या मामला लागू होंगे? जो चुनाव था वज़ीर आला का, फिर चेयरमैन सेनेट का, फिर ये जो वोट थे इनका क्या बनेगा? बुखारी साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये बहुत बड़े इश्यूज हैं और आएंगे यकीनन। लेकिन एक बात मैं अर्ज करता हूँ क्योंकि आखिरी मिनट आप फरमा रहे हैं, उसमें ये है कि ये हम जब हवाला देते हैं ना कि फलां सन में भी ऐसा था, फलां सन में भी ऐसा था, ये बीमारी जो है अगर बहुत देर से चलती आ रही है तो किसी वक्त तो ऑपरेशन होना है और करना है। और अल्टीमेटली होता यह है कि दुनिया में जब भी ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मुदाखलत और ज्यादा बढ़ जाती है, फिर लोग जो हैं वो कानून को अपने हाथ में लेके चीजों को बदलते हैं। चीजों को बदलना चाहिए कि इनकलाब आए या ऐसा रास्ता लोग इख्तियार करें, इसका फैसला हो जाना चाहिए। ठीक है, फैसला हो जाना चाहिए। वक्त की कमी की वजह से हमें अपने गुफ्तगू को यहीं से रोकना पड़ेगा। आरिफ चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुल्फ़िकार बदर साहब थे, मुबश्शिर बुखारी साहब थे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ थे। अब देखना ये है कि मामला किस तरफ जाएंगे। आने वाले कुछ दिनों में इसका भी पता लग जाएगा कि क्या इंस्टेबिलिटी आती है या चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाती हैं। हम आपकी खिदमत में कल दोबारा हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।